आप सभी का है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर दिया गया है ना। हमारा नंबर है 7857824310। जी हाँ, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जहां आप हमें कांटेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें देखिए मैथ भी दिया गया है, मैथ आप लोग यहाँ से बनाइएगा क्योंकि मैथ बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और इसके बाद हम चलते हैं करेंट अफेयर पे सीधा, है ना। करेंट अफेयर आपका होगा और उसके बाद हम साइंस के सवाल करने वाले हैं। तो देखिएगा आज का पहला करेंट अफेयर क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, आपके प्रधान शिक्षक में 10 मैथ और 10 करेंट अफेयर प्लस आपका दोस्तों 10 आपका रीजनिंग, ठीक है, और आपका 20 आपका साइंस के सवाल और 25 आपका दोस्तों सोशल साइंस के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का करेंट अफेयर का पहला सवाल कह रहा है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दिया गया, किसको दिया गया? कवि गुलजार, विद्वान रामभद्राचार्य, संजीव कुमार, अमिताभ घोष। तो 21 का क्या होगा? देखिए यहाँ पर 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो एक से अधिक व्यक्ति को दिया गया था ना, एक से अधिक व्यक्ति को दिया गया था, इसीलिए आपका इसका जो आंसर होने वाला है वो एक से अधिक होने वाला है। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि किनको किनको दिया गया। ठीक है, तो गीतकार जो कवि गुलजार हैं, है ना, गीतकार जो कवि गुलजार हैं और संस्कृत के विद्वान जो हैं रामभद्राचार्य, है ना, रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए भी सही है और ऑप्शन नंबर आपका बी भी सही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कवि गुलजार और विद्वान रामभद्राचार्य। वीडियो को लाइक जरूर कर देना है सभी लोग, जितने लोग आ गए हैं गुड इवनिंग जी, सभी लोग आ जाइए, है ना। 9 बजे से आपकी बिल्कुल लाइव क्लासेस शुरू हो जाती है डेली, तो 9 बजे बिल्कुल आपको ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि 9 बजे से आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कवि गुलजार और विद्वान रामभद्राचार्य, ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर है आपका 22 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के एथलीटों ने विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन 2024 जीती है ना। किस राज्य के एथलीट ने जीती है, ये सवाल कर रहा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो वो किस राज्य के एथलीट है जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची, है ना, यानी कि लद्दाख वाले क्षेत्र में ये हुआ था दोस्तों, मैराथन तो सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में हुआ था, तो वो कौन सा राज्य जीता था? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के एथलीट ने ये जीता था। ध्यान रखना है, विश्व की सबसे ऊंची जो आपका फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन जीता गया था। ठीक है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के एथलीट ने, है ना। और अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, हाल ही में चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये करेंट अफेयर दिया गया है। करेंट अफेयर आप पिछले 1 साल का पढ़ते रहिएगा ना, पिछले 1 वर्ष का आपको करेंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। जब भी एग्जाम होगा, एग्जाम का डेट तो ऐसे 13 जून दिया है, अभी तक देखिए कोई अपडेट नहीं है एग्जाम का, है ना। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम आप लोग को बता देंगे कब एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, क्या होगा, है ना, वो सारे आपको जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी स्पेस एक्स है, या फिर इंट्यूसिव मशीन्स है, या फिर स्काईरूट एरोस्पेस है, या सीरा स्पेस है? क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी इंट्यूसिव मशीन्स हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग स्पेस एक्स मार रहे हैं, जो नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा।
और ये जो कंपनी है दोस्तों, ये अमेरिका की कंपनी है ना, ये कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर की, भारत के गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं प्रत्येक 26 जनवरी को, है ना। तो 26 जनवरी को जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो कौन थे दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। इमैनुअल मैक्रोन थे, ऋषि सुनक थे, जियोर्जिया मेलोनी थे, या फिर गैब्रियल एटल थे? ठीक है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, है ना, इमैनुअल मैक्रोन जो थे, ये भारत के गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि थे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इमैनुअल मैक्रोन ये कौन है? तो ये फ्रांस के दोस्तों आपके राष्ट्रपति हैं, है ना, जो 2024 में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थे। ठीक है, ध्यान रखना है। ऋषि सुनक के बारे में तो आपको जानते ही हैं कि ऋषि सुनक जो कौन है, तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेलोनी कौन है दोस्तों? जियोर्जिया मेलोनी जो है ना, ये इटली के प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 2024 में बिहार के नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसे मिला है ना। 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद, क्योंकि बिहार में आप तो जानते ही हैं कि सरकार बदलते रहती है ना, तो नई सरकार के गठन के बाद उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये तो आपको पता होगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बिहार में अभी 2 व्यक्ति हैं, है ना, 2 व्यक्ति अभी बिहार में उप मुख्यमंत्री है। कौन कौन है अभी उप मुख्यमंत्री दोस्तों? तो एक तो सम्राट चौधरी हैं और एक है हमारे विजय कुमार सिंह। तो सम्राट चौधरी हो जाएंगे और विजय कुमार सिंह हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएंगे, यानी कि एक से अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका आंसर, है ना। अभी वर्तमान में बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार है, ये हैं, है ना। चलिए, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वही विजय कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने स्टेट को बर्बाद कर दिया था, है ना। चलिए, अगला है नीतीश कुमार। और बिहार के कितने मुख्यमंत्री शपथ लिए थे? तो बिहार के 9वीं बार ये शपथ लिए थे नीतीश कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं अभी नीतीश कुमार, इन्होंने कितने बार शपथ ले चुके हैं? 9 बार ये शपथ ले चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है ना। एप्पल को पछाड़ दिया भैया, एप्पल तो सबसे महंगी कंपनी है, लेकिन एप्पल को ही पछाड़ करके दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो बन गई है वो कौन सी कंपनी है? वो हो जाएगा दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट सबसे महंगी कंपनी बन गई है ना। और हाल ही में ये 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। एप्पल जो है दोस्तों, इन्होंने $3 ट्रिलियन मूल्य में शामिल होने वाली पहली कंपनी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 तक T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2024 तक T20 इंटरनेशनल में, है ना, इंटरनेशनल की बात चल रहा है। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है दोस्तों, वो है हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा जी का। जी हाँ, क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा का दोस्तों ये रिकॉर्ड है, सबसे अधिक शतक इन्होंने ही लगाया है। और रोहित शर्मा ने T20 में टोटल 5 शतक लगा चुके हैं जनवरी 2024 तक। याद रखना है ना। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी नंबर। और अगर पूछे दोस्तों कि T20 में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है ना, किस बल्लेबाज के नाम है सर्वोच्च स्कोर बनाने का, तो वो है दोस्तों इंग्लैंड के क्रिस गेल भाई साहब का। ठीक है ना। और अभी विराट कोहली जो है ये वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, है ना। तो वनडे क्रिकेट में अगर कहे कि सबसे ज्यादा शतक किसने लगाया है, तो वो है विराट कोहली।
अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 28 नंबर। 28 कह रहा है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक जीतने वाले जो थे वो थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह ने जीता है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। भारत के जो मान सिंह हैं, इन्होंने चीन के हांगकांग में आयोजित हुआ था एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप तो हांगकांग में हुआ था, और हांगकांग कहाँ है? तो ये है चीन में। ठीक है, और स्वर्ण पदक किसने जीता था इस मैराथन में? तो मान सिंह जीते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर की, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? जी हाँ, प्रेरणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है दोस्तों? प्रेरणा क्या है? एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम है? नहीं, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, एक छात्रवृत्ति पहल है? गलत बात है, ये सरकारी योजना है। योजना जो है दोस्तों एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आना, ये हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। जनवरी 2024 में इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया था। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर। चलते हैं, वीडियो को देखिए। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं मेरे भाई, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि डेली आपको 9 बजे से टेस्ट आप दे सके। इसके पीछे जितना टेस्ट हुआ है उसका जरूर आप रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सारे टेस्ट आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे, है ना, डीएलएड का भी और सामान्य अध्ययन का भी। प्रश्न है कि वर्ष 2024 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, पद्म पुरस्कार से कितने हस्ती को सम्मानित किया गया है 2024 में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री सम्मान जो दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये 3 प्रकार के होते हैं सम्मान दोस्तों। 2024 में टोटल 132 लोग को दिया गया है, रट लीजिएगा। और अब इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं कि 2024 में कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखना है। 110 व्यक्ति को दिया गया दोस्तों पद्मश्री, है ना। 110 को क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। 5 व्यक्ति को क्या दिया गया? 5 व्यक्ति को दिया गया पद्म विभूषण, और 17 व्यक्ति को क्या दिया गया? 17 व्यक्ति को दिया गया पद्म भूषण। तो टोटल हो गया 132 पुरस्कार दिया गया दोस्तों 2024 में, याद रखना है। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए, इस बार 2024 में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम बार 5 विभूतियों को दिया गया है। इस बार जो भारत रत्न दिया गया है 2024 में दोस्तों, कितने व्यक्ति को दिया गया है? 5 व्यक्ति को भारत रत्न भी दिया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर साइंस के प्रश्न। चलिए, साइंस के सवाल आ गए हैं, है ना। बताइए दोस्तों, μ1 अपवर्तनांक के एक द्वितल लेंस को μ2 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है, यह कार्य करेगा। यह कार्य क्या करेगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। ये कार्य करेगा आपका अपसारी लेंस के भांति। अरे भैया, मेरा पेन क्यों नहीं बढ़िया से काम कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर की, विद्युत मोटर वास्तव में कार्य करता है। विद्युत मोटर जो है दोस्तों वास्तव में कैसा कार्य करता है? विद्युत आवेश के एक स्रोत जैसा, उष्मा ऊर्जा के एक स्रोत जैसा, ऊर्जा के परिवर्तक जैसा, विद्युत चुंबक जैसा। तो विद्युत मोटर जो है ये वास्तव में जो ऊर्जा के परावर्तक जैसा कार्य करता है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। ऊर्जा के परावर्तक की जैसा ये कार्य करता है, याद रखना है ना। और जो हमारा जैसे बहुत प्रकार का पूछता है, जैसे दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है?
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर पूछे आपको तो डायनेमो बदलता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सोलर सेल बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जो सितार होता है वो बदलता है। और विद्युत को प्रकाश में ट्यूबलाइट बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में लाउड स्पीकर बदलता है। तो ये सारे उपकरण के बारे में आप याद रखिएगा जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, है ना। ये बार बार आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर की, जब कोई कण एक समान वेग से चलता है तब निम्न में से क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों बताइएगा, है ना, कि जब कोई कण एक समान वेग से चलता है तो क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें परिवर्तन क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा कि जब कोई कण एक समान वेग से चलता है तब केवल स्थिति बदलता है, यानी कि सदिश बदलता है ना। केवल स्थिति सदिश बदलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है दोस्तों कि यदि एक छोटी वर्षा हवा से होकर गिरती है, यदि एक छोटी वर्षा हवा से होकर गिरती है तो क्या होगा? एक छोटी वर्षा कहने का मतलब है छोटी वर्षा की बूंद दोस्तों, है ना। तो एक छोटी वर्षा की जो बूंद है हवा से होकर गिरती है तो इसका वेग जो है क्या होगा, ये पूछ रहा है। गिरती है तो क्या होगा? तो इसका जो वेग है कुछ समय के लिए बढ़ता जाता है और वेग नियत हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी नंबर। ठीक है, इसका वेग जो है वो कुछ समय के लिए बढ़ता जाता है और इसका वेग नियत हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर। साइंस के सवाल चल रहे हैं। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? बताइए दोस्तों, है ना। लोहा में तो बार बार जंग लग जाता है। अब हवा में खुला छोड़ दीजिएगा या फिर बारिश में, तो बहुत शीघ्र जंग कहाँ पर लगता है? वर्षा के जल में, समुद्र के जल में, आसुत जल में या नदी के जल में? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना। तो सबसे अधिक जो जंग लगता है दोस्तों वो लगता है समुद्र के जल में, है ना। समुद्र के जल में बहुत शीघ्र जंग लग जाता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, लोहा में जंग लगना क्या है? तो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। लोहे में जंग लगने से क्या होता है? लोहा का भार बढ़ जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। मिट्टी के अंदर लोहे में जंग जो है ये सल्फर बैक्टीरिया के कारण लगता है और समुद्री जल के लवणता के अधिक होने के कारण इसमें जंग जो है वो तीव्र गति से लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लौह यानी कि Fe की धात्विकी में प्रमुख अपचायक कौन सा है? दोस्तों, लौह की धात्विकी में प्रयुक्त मुख्य अपचायक कौन सा है? आंसर क्या होगा? मुख्य अपचायक जो इसमें है वो हो जाएगा कोक, यानी कि कोयला। कोक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मुख्य अपचायक यहाँ पर कोक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 हो गया। 37 नंबर की 6 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, है ना। 6 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं किसमें? बोरॉन में, लिथियम में, कार्बन में या फिर हीलियम में। तो 6 प्रोटॉन जो होता है दोस्तों ये किसमें होता है? ये होता है आपके कार्बन में, है ना। किसमें होता है? कार्बन में होता है, यानी कि कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 6 ही होती है और इसमें 3 समस्थानिक भी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर की, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है दोस्तों विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन? तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो एक प्रकार का ये एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा, है ना, एस्टर। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर की, पानी में गंधक मिला देने से उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से कि पानी में गंधक मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक दोस्तों बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है ना। जल में ठोस को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है और इसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40 नंबर
कि मादक द्रव्य मारिजुआना क्या है दोस्तों। मादक द्रव्य मारिजुआना क्या है ये बताइएगा। मैं थोड़ा एसी बंद कर दूं। इसका आंसर क्या होगा 40 का। मादक द्रव्य मारिजुआना क्या है ना। ये शामक है, मानसिक उत्तेजक है, भ्रांति उत्पादक कार्य है, प्रशांतक है। तो मादक द्रव्य मारिजुआना जो है मानसिक उत्तेजक द्रव्य होता है। याद रखिएगा मानसिक उत्तेजक एक द्रव्य होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 नंबर कि जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों, है ना। तो जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेषित करने वाला मुख्य हार्मोन जो है ये कह रहा है कि किसके द्वारा स्रावित होता है। तो मुख्य हार्मोन जो स्रावित होता है ये किसके द्वारा होता है ये बताइएगा। 41 का आंसर क्या होगा। तो ये स्रावित होता है दोस्तों अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा, अग्नाशय हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अग्नाशय दोस्तों ये गुलाबी रंग की एक ग्रंथि होती है और यह हल्का क्षारीय होता है ना। अग्नाशय का पीएच वैल्यू भी पूछा जाता है। तो इसका पीएच वैल्यू मान होता है 7.7 होता है इसका पीएच वैल्यू। एक क्षारीय ये द्रव्य होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर की हेंसन रोग का सामान्य नाम क्या है। बताइए दोस्तों हेंसन रोग जो है इसका सामान्य नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा। हेंसन रोग का सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम होता है ना, क्या होता है जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। इसको कहते हैं दोस्तों कुष्ठ रोग। जी हाँ, याद रखिएगा कुष्ठ रोग, है ना। हेंसन रोग का सामान्य नाम क्या है, कुष्ठ रोग, यानी कि इसको कहते हैं लेप्रोसी, है ना। लेप्रोसी भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, यानी कि कुष्ठ रोग इसको कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि सुपोषण किसके आधिक्य से होता है दोस्तों। बताइएगा सुपोषण किसके आधिक्य से होता है, फॉस्फेट, मरकरी, नाइट्रोजन या कॉपर, है ना। तो सुपोषण जो होता है ये किसके आधिक्य से होता है, तो ये नाइट्रोजन के आधिक्य से होता है सुपोषण। याद रखिएगा ये सारे बायोलॉजी के सवाल है। सबसे ज़्यादा जो आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में वो बायोलॉजी से ही पूछेगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। सुपोषण जो है नाइट्रोजन के आधिक्य से होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगर पूछे दोस्तों एकमात्र द्रव्य धातु कौन सा है, एकमात्र द्रव्य धातु होता है आपका मरकरी, है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मरकरी Hg, है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। बहुत बढ़िया है, विटामिन ई होना बहुत जरूरी है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण जो स्रोत है दोस्तों ये क्या होता है ना। क्या हम खाएंगे जिससे हमको विटामिन ई मिलेगा, तो गेहूं के अंकुर का तेल। याद रखिएगा गेहूं अंकुर का जो तेल होता है इससे आपको विटामिन ई सबसे अधिक मिलेगा, महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम आप नोट कर लीजिएगा, टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाती है ना, याद रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है ना, याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 नंबर कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। बताइएगा डीएनए में क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल या थाइमिन। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, मैंने कई बार आपको बताया हूं कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा डीएनए में यूरेसिल नहीं रहता है, एडेनिन रहता है, गुआनिन रहता है, थाइमिन रहता है ना। एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन होता है इसमें, है ना। इसमें यूरेसिल नहीं होता है। डीएनए जो होता है ना एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ये ध्यान रखिएगा।
डीएनए क्या है? तो एक अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कह रहा है आपका 46 नंबर की, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। जी हाँ, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर दोस्तों ऊर्जा का कितना प्रतिशत ह्रास होता है, ये पूछ रहा है। तो एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर तक जाने पर ऊर्जा का 90% तक ह्रास हो जाता है। दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 90%। और चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पेयजल सुरक्षित माना जाता है ना? पेयजल सुरक्षित कब माना जाएगा? यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग कितना होगा, है ना? पेयजल सुरक्षित हम कब मानेंगे, है ना? पेयजल सुरक्षित तभी माना जाएगा जब उसका जैविक ऑक्सीजन मांग जो हो वो क्या हो। जैविक ऑक्सीजन मांग जो हो अगर वो शून्य है तभी हम मानेंगे कि ये क्या है दोस्तों, सुरक्षित है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, है ना? बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हृदय पेशियां होती है। हृदय पेशियां क्या होती है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से। हृदय पेशियां क्या होती है? हृदय पेशियां जो होती है ना, ये स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखित एवं अनैच्छिक होती है। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हृदय पेशियां स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखीय एवं अनैच्छिक होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49 नंबर, कह रहा है कि जल न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, क्यों? काफी बढ़िया प्रश्न है। जो जल है यानी पानी है, न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण अथवा दान नहीं कर सकता है, इसीलिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण अथवा दान नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? जी हाँ, फोटोग्राफर में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन बताना है, कौन सा होता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम पर सल्फेट या फिर बोरेक्स। 50 का क्या होगा दोस्तों? 50 का आंसर क्या होगा? फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है वो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना? इसको हाइपो भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हाइपो, HYPO, इसको हाइपो भी कहा जाता है। और इसका जो सूत्र होता है Na2S2O3.5H2O, है ना? इसका सूत्र भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 51 नंबर। चलिए अब हम लोग सोशल साइंस के सवाल देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे 20 सवाल अभी साइंस के हम लोग देखे। अब सोशल साइंस के सवाल 25 सवाल अब सोशल साइंस के देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना? अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री पूछ रहा है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के समय कौन थे, जल्दी से बताइएगा, है ना? तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। जगजीवन राम जो थे दोस्तों 1946 में, है ना, 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के भी ये मंत्री थे, है ना? जगजीवन राम ये क्या थे? श्रम मंत्री थे। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और सबसे कम उम्र के ये मंत्री थे। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 नंबर। देखिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, है ना?
अगला प्रश्न है 52 नंबर की 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था दोस्तों? बताइएगा 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून की चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था दोस्तों? 52 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। मई, नवंबर, फरवरी या मार्च? कब हुआ था? मई में हुआ था, नवंबर में हुआ था, या फरवरी में हुआ था, या मार्च में हुआ था? कब हुआ था? चंपारण कृषि कानून, चंपारण, इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। यूरोपीय नील बगान के स्वामी विरुद्ध किस तिथि को पूछ रहा है दोस्तों, है ना? किस, अच्छा महीना पूछ रहा है, महीना हमको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका देखिए आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मई में हुआ था आपका, है ना? मई में हुआ था, 1 मई को। ठीक है, 1 मई, ऐसे 1 मई 1918 में। ठीक है, 1 मई 1918 को ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी के तहत यहाँ पर हस्ताक्षर हुआ था 1 मई को ही इस कानून पर, और तिनकठिया जो पद्धति था वो आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न नंबर की, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? अच्छा, कांग्रेस का गया अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गया अधिवेशन, सबसे पहले तो ये जानिएगा कि गया अधिवेशन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1922 में हुआ था गया अधिवेशन। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो CR दास, है ना? CR दास की अध्यक्षता में दोस्तों ये आपका गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1922 में। कह रहा है कि किस जनजाति ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, तो वो जनजाति कौन थे? वो जनजाति थे दोस्तों उराव जनजाति। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। उराव जनजाति, है ना? उराव जनजाति ने भाग लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 54 नंबर। 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? जी हाँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो नेतृत्व किए और सफल रहा, तो वो कौन सा आंदोलन था? वो आंदोलन क्या था? खेड़ा नहीं था, चंपारण भी नहीं था, ये भी नहीं था, बारदोली सत्याग्रह। जी हाँ, बारदोली सत्याग्रह दोस्तों ये गुजरात में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया, और ये आंदोलन सफल भी रहा था, याद रखिएगा, है ना? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 नंबर की, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? जी हाँ, असहयोग आंदोलन के बारे में आपको तो पता ही है कि ये हुआ था आपका 1920 से 22 तक। शुरुआत हुई थी 5 फरवरी को, तो ये समाप्त हो गया था आपका चौरी चौरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है ना? इसमें भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या था, बताइएगा जल्दी से। इसमें जो मांग था दोस्तों वो आपका कह रहा है बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, राजस्व में कमी, कृषि का वाणिज्यीकरण करना। इसका जो आंसर हो जाएगा भाई साहब वो 1 से अधिक हो जाएगा, है ना? इसका आंसर जो था कोई एक मांग नहीं था, इसमें बहुत सारा मांग था, है ना? और बहुत सारा मांग होने की वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, है ना? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है,
ई नंबर आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक इसका सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज सिद्धांत ग्रहित हुआ था। जबरदस्त सवाल है और मैंने कई बार इसके बारे में बताया भी हूँ कि पूर्ण स्वराज और एक स्वराज है ना, ये दोनों याद रखना है। पूर्ण स्वराज सिद्धांत की जो मांग हुई थी ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था, सबको पता है। 31 दिसंबर की वो रात दोस्तों, है ना, 31 दिसंबर 1929। अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के तट पर ये अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में दोस्तों ये फैसला किया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और 26 जनवरी को मनाया भी गया था। इसीलिए हम लोग जब भारत देश आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, है ना। तो ये वही समय, उसी समय दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा भी किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। रावी नदी के तट पर हुआ था, याद रखना है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है। देखिए मगध और अंग का जो मैदान है ये किसके हिस्से में है? तो दोस्तों ये किसके हिस्से में है? तो आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान के हिस्से में है। मगध और अंग जो हो जाएगा ये मध्य गंगा का मैदान हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बीच वाला भाग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गंगा का जो ढाल है ना, गंगा नदी तो आपको पता है कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी हमारे गोमुख से निकलती है ना। गंगा नदी जो है ये दो नदियों के मिलकर के मुख्य धारा से बनी है ना, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, और ये देवप्रयाग में मिलती है जहाँ से इसका नाम फिर पड़ जाता है गंगा नदी, है ना। गंगा नदी दोस्तों 5 राज्यों से होकर के बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और जब ये जाती है आपको बांग्लादेश में तब इसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी, और उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी जिसका नाम पड़ता है जमुना नदी, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी आती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बांग्लादेश में मिल जाती है पद्मा नदी से, है ना। और जब इस दोनों पद्मा नदी और जमुना नदी मिलती है बांग्लादेश में तब इसका नाम पड़ता है मेघना नदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मध्य गंगा के मैदान ही होगा, मगध और अंग का मैदान। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 58 नंबर कि लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। इस बार बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, लीखा पानी हिमनद, सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। लीखा पानी हिमनद जो है ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी टीचर वाला में पूछा गया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग गलती भी किए थे। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये हिमनद है ना। हिमनद मतलब क्या होता है? ग्लेशियर होता है ना, ये क्या है? ग्लेशियर है दोस्तों। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न चलते हैं 59 नंबर की, भारत में काली क्रांति किस चीज़ से संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको सारे यहाँ पर जितने क्रांति हैं मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, तो आपको एक बार पूरा नोट कर लीजिएगा। देखिए भारत में क्रांति, और क्रांति एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, है ना। तो काली क्रांति जो है दोस्तों ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है ना। काली क्रांति किस चीज से संबंधित है? तो काली क्रांति है आपको कच्चा तेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे हरित क्रांति किससे संबंधित है तो हो जाएगा आपको खाद्यान्न उत्पादन। नोट करते चलना है, धीरे धीरे मैं बोलते चलता हूँ। श्वेत क्रांति किससे है? तो दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड किससे है? ये भी दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति किससे है? तो खाद्य तेल के उत्पादन से। नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति मैंने बताया पेट्रोलियम उत्पादन यानी कच्चा तेल उत्पादन से। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। और
एक और क्रांति है सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है ये आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है और ये भी सवाल क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, है ना। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है दोस्तों विश्व में वो है आपका हमारे पड़ोसी चीन, है ना। हमारा जो पड़ोसी है वो चीन जो है, यहाँ पर सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। भारत जो है वो चावल में दोस्तों ये दूसरे नंबर पर आता है ना। भारत चावल के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा नंबर पे आता है। चावल निर्यातक देशों में भारत का स्थान शीर्ष है। अगर आपसे पूछता ना चावल का सबसे बड़ा उत्पादन चीन है, लेकिन कहता कि भारत चावल के निर्यातक देश में भारत का नंबर पहला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भैया, और भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है, तो वो भी चावल ही है। चावल किस प्रकार का फसल है, तो खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है 61 नंबर कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। चिपको आंदोलन दोस्तों, है ना, सभी लोग पेड़ से चिपक गए थे क्योंकि पेड़ को काटा जा रहा था और ये हुआ था दोस्तों आपको चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन ये शुरू किया था, चिपको आंदोलन, याद रखिएगा। ये हुआ था आपका उत्तराखंड में। पहले ये उत्तर प्रदेश ही था, बाद में वो बट गया तो उत्तराखंड हो गया आपका दोस्तों, ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, उत्तर प्रदेश के चमोली जिला में ये शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 62 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। जायद, अभी तो आपको बताया कि खरीफ का फसल, रबी का फसल, अब आ गया जायद का फसल। देखिए, जायद का मौसम जो है दोस्तों, जो आपका जायद की फसल रबी और खरीफ के मध्य होता है ना। रबी और खरीफ के बीच में, तो रबी तो होता है ठंडा के दिन में, खरीफ होता है बरसात में। इसके बीच वाला समय अभी है, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून वाला समय, ठीक है। यानी अप्रैल मई का जो समय है ना, इसी को कहते हैं दोस्तों जायद। और जायद में क्या क्या होता है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, है ना। ये सभी सारे जितने भी फसल मैंने बताया ये सब ग्रीष्म काल में होता है, यानी गर्मी के दिन में होता है, और इसी को कहते हैं जायद फसल। तो जायद फसल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भैया, खीरा भी हो जाएगा, तरबूज भी हो जाएगा, खरबूज भी हो जाएगा, सरसों नहीं होगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका, एक से अधिक हो जाएगा जायद की फसल। अगला प्रश्न है 63 नंबर की भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। देखिए, भारत का पहला कह रहा है दोस्तों अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट जो है ये लगाया जाएगा। ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा आपका हमारे गुजरात राज्य में, ठीक है। कुछ भैया बिहार में भी लगा दिया करो, है ना। बिहार के लोग इतने, कम से कम बिहार में भी कुछ लगता तो यहाँ के लोग कुछ काम करते, लेकिन बिहार में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये लगेगा दोस्तों, याद रखिएगा, पहला अर्धचालक जो निर्माण प्लांट है ये आपको गुजरात में लगेगा, याद रखना है, ठीक है। गुजरात के मेरावी जिला में स्थापित ये किया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला सौर सिटी कहाँ पे है दोस्तों, तो सांची में है, मध्य प्रदेश में, भारत का पहला सौर सिटी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 64 नंबर। 64 कह रहा है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं और ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ग्रीनविच में कितना बज रहा है दोस्तों, 12 बज रहा है। और आपको पता है कि ग्रीनविच से भारत कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, हाँ ना। भारत कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, है ना। दोपहर का यहाँ पर 12 बज रहा है। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 डिग्री। तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 30 चौक 20 से, यानी 120 मिनट लगेगा।
है ना। 120 मिनट लगेगा यानी कि 2 घंटा लगेगा। अब 2 घंटा लगेगा यानी कि ग्रीनविच पे 12 बज रहा है ना, तो 30 डिग्री पूर्व में कितना बजेगा, 2 घंटा बढ़ा दीजिए, क्योंकि पूरब में जो भी देश रहता है ना, इधर है ईस्ट इधर है वेस्ट, तो जो भी पूर्व में है उधर समय जुड़ जाता है, जो वेस्ट में है उसका समय घट जाता है। तो पूरब में पूछ रहा है यानी कि 30 डिग्री है यानी कि 2 घंटा है, तो यहाँ 12 बज रहा है, तो 2 घंटा जोड़ देंगे तो 2 बजेगा, है कि नहीं। और 2 क्या बजेगा, तो दिन का दोपहर ना 12 बज रहा था, तो दोपहर का 2 बजेगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एनसीईआरटी बुक जाकर के पढ़िए, सारा चीज पढ़ा दिए हैं, है ना। क्योंकि ग्रीनविच जो दोस्तों कहाँ है, ग्रीनविच है आपका लंदन में। ग्रीनविच कहाँ है, ग्रीनविच है लंदन में, है ना। और यहीं से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी है, ठीक है, याद रखिएगा। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके जो भी देश आपका पूर्व में है, इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, तो पूर्व में जो समय क्या होता है वो जुड़ जाता है, पश्चिम जो देश है उसका समय घट जाता है। और यहाँ हमसे पूछ रहा था कि ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में, तो पूरब में 30 डिग्री जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, कहाँ तक, 30 डिग्री तक। तो 30 डिग्री पूरब में समय क्या होगा, आपको पता है ना कि 1 डिग्री पार करने में कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। तो 30 डिग्री को पृथ्वी को पार करने में कितना लगेगा, 120 मिनट लगेगा। मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा लगेगा, और 2 घंटा लगेगा यानी कि दोपहर का यहाँ 12 बज रहा है, तो पूरब में कितना बजेगा, 2 बजेगा दोपहर का। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। एक क्वेश्चन इस प्रकार का एग्जाम में जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। आकार और माप के आधार पर दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा, आपका जुड़वा कौन है ना। पृथ्वी का जुड़वा है दोस्तों शुक्र ग्रह, याद रखिएगा। पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है आकार और माप के अनुसार, तो आकार और माप के अनुसार शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। शुक्र ग्रह का आकार, द्रव्यमान, घनत्व की दृष्टि से पृथ्वी से काफी समान है दोस्तों, है ना। शुक्र ग्रह को ही सुबह का तारा, संझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा, है ना, सब चीज इसी को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे चमकीला भी यही है, सबसे गर्म ग्रह भी यही है, ठीक है, याद रखिएगा। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी जितने ग्रह है उसके उपग्रह हैं, लेकिन बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के, ये दोनों जो ग्रह है इसके कोई भी उपग्रह नहीं है ना, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 66 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे यहाँ जुड़ भी सकते हैं। 78 57 82 43 10 ये हमारा व्हाट्सएप है, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स सारे मिल जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा चार्ज लगेगा, उसके बाद ही आपको सारा मिल सकता है। प्रश्न कह रहा है कि 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जलविद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों, है ना। 1954 की बात है। वो कौन से 2 देश हैं जिस पर कोसी सिंचाई जलविद्युत परियोजना हुआ था। देखिए काफ़ी आसान है, कोसी नदी, है ना। कोसी नदी कहाँ से आती है भाई साहब, कोसी नदी निकलती है हिमालय नेपाल से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 66 में कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है ना। बांग्लादेश तो होगा नहीं, चीन होगा नहीं, पाकिस्तान होगा नहीं, नेपाल से होगा आता है तो नेपाल से समझौता करेंगे कि चाइना से जाके समझौता करने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 नंबर। 67 कह रहा है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। बताइए, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। तो ये घटित हुआ था दोस्तों आपको बिहार और बंगाल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। बिहार और बंगाल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह, वो भी आप याद रखिएगा, वो भी बंगाल में ही हुआ था। नील दर्पण जो नाटक है ना, नील दर्पण नाटक नील विद्रोह का जीवंत गाथा है, ये ध्यान रखना है। नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र हैं। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर कि झारखंड का कोडरमा, झारखंड का जो कोडरमा है ये किस खनिज का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कभी आप कोडरमा जाइएगा ना तो आपको दिखेगा, एकदम चकाचक दिखेगा, चकमक चकमक करते रहेगा, चमक चमक करते रहेगा, और वो होता है अबरख। अबरख देखिएगा दोस्तों, परत दर परत होता है, और झारखंड के सबसे ज़्यादा कोडरमा में आपको इसका उत्पादन होता है, ठीक है, याद रखना है।
है ना। और ये दोस्तों बिहार झारखंड की अब्रख पेटी है, और ये पेटी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो गया जिले से लेकर के हजारीबाग और मुंगेर होता हुआ दोस्तों ये भागलपुर जिला तक ये फैला हुआ है। 90 मील की लंबाई और 12 से 16 मील की चौड़ाई ये पट्टी में आपका फैला हुआ है। गया से लेकर के आपको हजारीबाग, मुंगेर और भागलपुर होते हुए, ठीक है, 90 मील में ये फैला हुआ है दोस्तों अब्रख का ये खान वहां पर, ठीक है। तो कोडरमा, ये इसका कोडरमा में आपका हो जाएगा आंसर नंबर अब्रख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 नंबर। देखिएगा काफी बड़ा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। बताइए 69 का आंसर क्या होगा। कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों। 69 का आंसर क्या होगा। 69 का आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका भी आंसर देखिए क्या हो जाएगा, एक से अधिक होगा। यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, न्यायिक समीक्षा, एक से अधिक यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है और जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है। क्या प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल कई बार पूछा है और सबको पता भी होगा। ये कथन है आपको अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन कौन थे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। अब्राहम लिंकन जो थे ना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति इन्होंने कब रहे थे, तो 1861 से लेकर के 65 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। और इन्होंने ही कहे थे दोस्तों कि जो लोकतंत्र है ये जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा है ना। ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 71 नंबर। 71 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न है आपका कि क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है दोस्तों। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। देखिए इस प्रकार के यह अधिक उत्तरदायी है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, अधिक आत्मनिर्भरता बनाता है। देखिए इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो एक से अधिक ही होगा, है ना, एक से अधिक ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में कह रहा है और लोकतंत्र के बारे में कोई एक चीज नहीं है ना। ये बहुत अधिक उत्तरदायी है, निर्णय लेने की विशिष्टता है, मतभेद संघर्ष का निपटारा करता है, शासन में पारदर्शिता लाती है, जनता के अधिकार को सुरक्षित करता है, बहुत सारे कार्य हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा एक से अधिक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72 नंबर दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, है ना, ये तीनों सूचियां का वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में, है ना। अनुसूची अभी टोटल कितने हैं, 12 अनुसूची अभी वर्तमान में है। जब संविधान बना था तो कितना अनुसूची था, 8 अनुसूची था। वर्तमान में आपका है 12 अनुसूची, और 12वां अनुसूची में जो 7वां अनुसूची है उसमें कहा गया है आपको, इसी में वर्णन किया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में। और संघ सूची पर कानून बनाएगा आपका केंद्र सरकार, राज्य सूची पर बनाएगा राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर बनाएगा दोनों मिलकर के, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के। तो कौन सा यहाँ पर विषय जो है वो समवर्ती सूची का नहीं है, यही आपको सवाल यहाँ पर पूछ रहा है। बताइए इसका आंसर। अरे भैया हम पीछे कैसे आ गए, हाँ यही था ना 72 नंबर सवाल। इसका आंसर क्या होगा, तो 72 का आंसर क्या होगा दोस्तों, समवर्ती सूची में शामिल। देखिए कृषि जो है दोस्तों आपका राज्य सूची का है, ये नहीं होगा। पुलिस भी आपका दोस्तों ये गलत है, राजस्व, भू राजस्व भी आपका गलत है। जंगल जो है ना, ये जंगल जो है ये आता है आपको किस में, ये समवर्ती सूची में शामिल है। जंगल किस में आता है, ये समवर्ती सूची में आता है। इस पर दोनों मिलकर के कानून बना सकता है ना। अभी भारतीय संविधान के संघ सूची में 98 विषय हैं और जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मूल संविधान में ये 97 था। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय था दोस्तों। अभी समवर्ती सूची में वर्तमान में आपको 52 विषय है, याद रखना है।
अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 73 नंबर। 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है ना। राजनीतिक दल द्वारा कौन सी भूमिका नहीं निभाया जाता है? तो वे देश के लिए कानून बनाते हैं, या फिर एक पार्टी दूसरी को सरकार बनने में सहयोग करती है, उसके विचार और मत समान हो सकते हैं, सभी मुद्दों पर चुनाव में भाग लेना। राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाया जाता है, कौन सा नहीं निभाया जाता? बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो राजनीतिक दल नहीं निभाते हैं दोस्तों, है ना। लोकतंत्र में मतदाता और राजनीतिक पार्टी हृदय और आत्मा की तरह होती है। इसका भी आंसर जो हो जाएगा ना वो एक से अधिक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है राजनीतिक दल जो है कौन सा नहीं निभाता है ये कह रहा है, कौन सी भूमिका राजनीतिक दल द्वारा नहीं निभाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भूमिका है जो राजनीतिक दल नहीं निभा पाते हैं, हाँ ना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा अपनाया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया था, ये सवाल है। कब अपनाया था बताइएगा। देखिए, आपको कई बार बात बता चुके हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ना। मैंने कई बार बताया हूँ 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, है ना। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो वही तो है 10 दिसंबर 1948, है ना। मानवाधिकार दिवस ये बनाया शुरू हुआ था, ये 10 दिसंबर 1948 से ही हुआ था, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृति दी थी कब? 10 दिसंबर 1948 से। इसी समय से दोस्तों प्रत्येक 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस, यानी मानव के अधिकार का एक दिवस मनाने के लिए घोषणा किया गया था। इसके द्वारा तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और इसका पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, डीएलएड वाला नोट्स भी मिल जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, है ना, सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो समान अध्ययन का हो रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। 75 का क्या होगा दोस्तों? एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में दोस्तों कलेक्टर का पद का सृजन किया था, है ना। कलेक्टर का पद का सृजन किया था किसने? 1772 में। और उसी समय से दोस्तों कलेक्टर का कार्यालय ये कहा जाता है। कार्यालय मतलब स्टार्ट उसी समय हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है ना। कोई सोचेगा कलेक्टर का कार्यालय यानी कि ऑफिस बनाया गया था, ऑफिस नहीं, मतलब कलेक्टर का पद इसको कह सकते हैं कि कलेक्टर का पद जो स्वीकृत हुआ था स्टार्टिंग से वो हुआ था 1772 में, और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही इसको किया गया था सबसे पहले दोस्तों, है ना। चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अच्छा तो समाप्त हो गया, ये लास्ट प्रश्न था आपका। कैसा लगा आप लोग को ये टेस्ट बताइएगा, ये समान अध्ययन वाला, जिसमें हम लोग करेंट अफेयर, साइंस के प्रश्न और सोशल साइंस के प्रश्न देख लिए हैं। और डेली आपकी जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है, समान अध्ययन और डीएलएड की। अगर आप हमारे यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो इसमें फटाफट आप अपना जुड़ जाइए। ज़्यादा चार्ज नहीं है, मात्र 399 इसमें चार्ज आपको लगेगा। जो हमारे नए शिक्षक अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं, है ना, जो पहले से जुड़े हुए हैं, अगर वो फिर से जुड़ना चाहते हैं तो उनको फिर से नया जो बैच चल रहा है उसका जितना भी पीडीएफ हुआ है वो उनको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। और जो नए शिक्षक हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको मात्र 399 का पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुराने लोगों के लिए मात्र 201 है, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे यहाँ उनको 399 है। ये नंबर आपका चार्ज पे करने का है 7857824310, जहाँ गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद जो प्रोसेस है कि स्क्रीनशॉट ले करके आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको पीडीएफ भेज सकूं। और आप उसको डाउनलोड करके अपना सेव कर लीजिएगा ड्राइव में, ताकि वो आपको डिलीट ना हुए, है ना।
ताकि वो आपको उसको हमेशा पढ़ सकते हैं। उसको आप निकाल के भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लैपटॉप जैसे इच्छा करे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और रिवीजन जरूर करते रहना है। पीछे जितना क्लास हुआ है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था, उसका रिवीजन आप करते रहिएगा। वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, बस तैयारी आप करते चलिए दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास। कैसा लगा आप लोग बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है नीचे, ताकि थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, है ना, मोटिवेट होते हैं हम भी। और आप सभी के लिए PDF लेकर के आते हैं, डेली पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट आप सभी को। फिर मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए गुड नाइट।